केयर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजन कुमार रोशन और आप सबको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगा। वह टॉपिक है हमारा नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कना। यह जो टॉपिक है वह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के से ही है और उसी के एक पार्ट है। ठीक है, उन्होंने ही बताया था नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना के बारे में, जो कि यह टॉपिक सीटेट, यूपीटेट, रीट, एमपीटेट, एस्टेट कहे तो इंडिया में होने वाले हर एक राज्य में टेट एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कना, यह जो टॉपिक है, यह जो कंसेप्ट है, वह निकल के आई है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। कोहलबर्ग इन्हीं के नैतिक विकास के सिद्धांत से यह हमारा टॉपिक निकल के आया है, जो है नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने खोज किया कि बालकों में नैतिकता यानी मॉरलिटी का विकास किस ढंग से होता है, और इसी खोज के लिए उन्होंने छोटे छोटे लघु कथाओं का प्रयोग करते थे। और उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण और प्रचलित लघु कथा है, जो आपको मैं अभी बताऊंगा कि वह कौन सी लघु कथा है। तो देखिए, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटा सा लघु कथा है, जिसके आधार पर उन्होंने नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना को समझाने का प्रयास किया है। कि यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। गौर से सुनिएगा, वैसे आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बचा जा सकता है। वह एक तरह का रेडियम था, जिसकी खोज उसी शहर के एक फार्मासिस्ट ने अभी की थी, यानी तुरंत ही किया था। दवाई बनाने का खर्च बहुत ज़्यादा था और साथ ही साथ दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसके पति, जिसका नाम था हिंज, वह उन सब के पास गया जिसे वो जानता था, जो उससे परिचित था, जिससे वो उसकी जान पहचान थी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ही पैसे उसको उधार मिल सके, जो उस दवाई के दाम का आधा ही था। अंत में उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वह उस दवाई को सस्ते में दे देते, वह उसकी पैसे बाकी का जो पैसा है वह उसे बाद में लौटा देता। फिर भी दवाई वाले ने दवा देने से मना कर दिया और कहा कि मैं यह दवाई बहुत ही मेहनत से बनाया हूँ, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हिंज मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वह अपनी दवाई चुरा ली अपनी पत्नी के लिए। वह उस दवाई को चुरा लिया। अब कोहलबर्ग यहीं से कहते हैं कि नैतिक तर्कना और नैतिक दुविधा का कंसेप्ट यहीं से उन्होंने दिया। नैतिक दुविधा, चूँकि यहाँ पर देखिए, वो जो हिंज था वह एक दुविधा में फंसा हुआ था कि उसे दवा चोरी करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए। वो सोच रहा था कि अगर मैं दवा को चोरी करूँगा तो मेरी पत्नी बच सकती है, अगर मैं दवा नहीं चोरी कर पाऊँगा तो चूँकि उसके पास पैसे तो थे नहीं, वो पैसे में खरीद नहीं सकता था, इसलिए वह सोच रहा था कि अगर मैं दवा को नहीं चोरी करूँगा तो मेरी पत्नी मर जाएगी। तो जब ऐसी सिचुएशंस आती है लाइफ में, जहाँ पर बालक को या फिर कोई ऐसे व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक नैतिक कार्यों में से किसी एक का चयन करना होता है, इसको नैतिक दुविधा कहा जाता है, मोरल डायलेमा कहा जाता है। कि आपके सामने 2-3 नैतिक कार्य हैं, जिसमें से आप सबको करना चाहते हैं, किसी एक को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसमें से किसी एक का ही चयन करना होता है। यही नैतिक दुविधा कहलाती है कि आप दुविधा में फंसे हुए हैं, असमंजस में फंसे हुए हैं कि किसे चुने किसे छोड़ दें। जैसे यहाँ पर हिंज फंसा हुआ था, वह जानता था कि चोरी करना गलत है, अगर चोरी करेगी वो चोरी करता तो उसे पुलिस पकड़ के ले जाते, वह इस बात को भी जानता था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने क्या किया, चोरी किया, क्योंकि वह जानता था कि अगर मैं दवा नहीं दूंगा तो मेरी पत्नी की मौत हो सकती है। इसीलिए वह दुविधा में फंसा हुआ था। जैसे मान लीजिए आपके सामने खीर रख दिया जाए और एक प्लेट में, एक थाली में हलवा रख दिया जाए, और आपको दोनों चीज़ बहुत पसंद है। आपको खीर भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, हलवा भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों में से किसी एक को छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप दोनों को खाना चाहते हैं, लेकिन कंडीशंस आपके साथ है कि आप केवल एक ही चीज़ का चयन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर नैतिक दुविधा में फंसे हुए हैं, मोरल डायलेमा में फंसे हुए हैं कि आपका दोनों में से किसी एक का ही चयन करना है। हालांकि आपको दोनों बहुत पसंद है, दोनों बहुत अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि दोनों हम लें, दोनों हम थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन कंडीशंस है आपके सामने कि एक ही चीज़ का चयन करेंगे। तो इसी सिचुएशंस का नाम दिया गया है नैतिक दुविधा, कि आप न चाहते हुए भी किसी एक को यहाँ पर त्याग करना होता है, किसी एक का चयन करना होता है। जैसे आपको या तो आप खीर चयन कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर हलवा के चयन कर सकते हैं।
तो ये सिचुएशंस आती है नैतिक दुविधा। इस तरह के बहुत सारे सिचुएशंस आपके लाइफ में आए होंगे और आएंगे भी, जहाँ पर आपको किसी एक का चयन करना होता है और आप कहते हैं ना कि मैं दुविधा में फंसा हूँ कि मैं किसका चयन कर लूँ, किसको छोड़ूँ, किसको अपनाऊँ। तो ये सारे सिचुएशंस आती है, इसे नैतिक दुविधा कहा जाता है। ठीक है, हिंज वाली सिचुएशंस ये है कि उसे दवा चोरी करता तो पकड़ा जाता, नहीं चोरी करता तो उसकी पत्नी मर जाती, तो वो एक नैतिक दुविधा में फंसा हुआ था। अब आती है नैतिक तर्कना। ये क्या होता है? देखिए, नैतिक तर्कना क्या होता है, यहाँ पर दुविधा से हट करके उसके सामने जो दुविधा थी उस पर थोड़ा सा सोच विचार करके किसी एक को चयन कर लेना नैतिक तर्कना कहलाती है। जैसे हिंज ने क्या किया, हिंज ने क्या किया कि सही गलत को दूर रखा। वह सोचा मेरे सिचुएशंस किसे ज़्यादा ज़रूरत है, किसकी डिमांड है। वो सोचा कि दवा चोरी करने के बाद मुझे पुलिस पकड़ भी सकती है। वो सोच रहा है वहाँ पर कि मुझे पुलिस पकड़ के ले भी जा सकती है, अगर मैं दवा नहीं चोरी करूँगा तो मेरी पत्नी का यहाँ पे मौत हो जाएगा। तो वो सोचा कि पुलिस पकड़ ले या फिर मुझे कुछ किसी प्रकार की दंडित किया जाए, ये चलेगा, लेकिन मेरी पत्नी का मौत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वह ये बात सोच करके अंत में क्या डिसीजन लिया कि मुझे चलो दवा की चोरी ही करनी है। तो जब व्यक्ति नैतिक दुविधा में फंसा होता है और सोच विचार करके किसी एक का चयन करता है तो यह प्रक्रिया नैतिक तर्कना कहलाती है। जैसे यहाँ पर हिंज ने किया, वह दुविधा में फंसा हुआ था। वो जानता था कि दवा चोरी करूँगा मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, अगर नहीं करूँगा तो मुझे मेरी पत्नी की यहाँ पर मौत हो जाएगी। वो जानता था इस बात को, इसलिए दोनों में से किसी एक का वो जो ज़्यादा ज़रूरत समझा, महत्वपूर्ण समझा, उसका वो उन्होंने चयन किया। जैसे वहाँ पर वो पत्नी को बचा लिया दवा को चोरी करके। तो ये चीज़ें कहलाती है नैतिक तर्कना। जब आप दुविधा में फंसे हुए हैं और सोच विचार करके, चिंतन करके किसी एक का चयन करते हैं, किसी एक को रिजेक्ट करते हैं, तो यह प्रक्रिया नैतिक दुविधा कहलाती है। चूँकि नैतिक दुविधा में एक ही चीज़ का आप चयन कर सकते हैं, डायरेक्टली कर लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप चिंतन करके, सोच समझ करके कि मेरे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरत है, क्या इस समय क्या सिचुएशंस की डिमांड है अभी यहाँ पर, क्या कंडीशंस मांग रही है अभी यहाँ पर, कौन सा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जब सोच विचार करके एक का चयन करेंगे और अन्य चीज़ों को छोड़ देंगे तो यह पूरी की पूरी प्रक्रिया नैतिक तर्कना कहलाती है। छोटा सा टॉपिक था नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना, लेकिन बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते थे इसमें, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक अलग से वीडियो बना दिया जाए ताकि जो भी कन्फ्यूजन है वो आपको दूर हो जाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो छोटा सा टॉपिक था नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना, इसको आपने अच्छे से समझा, क्लियर हो गई होगी आपकी कॉन्सेप्ट यहाँ पे। आपको यह कितना समझ में आया या फिर कितना समझ में नहीं आया, इसका फीडबैक आप हमें कमेंट के माध्यम से देंगे। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही थे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा हमारे चैनल RK स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।